Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubt, please ask. What was the last part, the last lecture? क्या डिस्कशन किया था बेटा? So Hoffman exhaustive methylation. वो फिनिश हो गया है, तो एक थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है बट उसी से मिलता जुलता है, उसको बोलते हैं कोप एलिमिनेशन। कोप एलिमिनेशन। और यहाँ पर हम लोग एक नई मैकेनिज्म पढ़ेंगे, EI मैकेनिज्म। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट नया सा है, तो इसको पहले लिख लो आप, जैसे हमने हॉफमैन वाले के लिए लिखा था। वो हॉफमैन वाला तो E2 मैकेनिज्म है, ये क्या है? EI मैकेनिज्म। तो इसके बारे में सबसे पहले लिखिएगा। देखिएगा, when a tertiary amine when a tertiary amine is treated with when a tertiary amine is treated with H2O2 और साथ में हो सकता है C2H5OH लिखा हो, ऐसा H2O2, और they may give you RCO3H और they may give you H2SO5। इसको कैरोज एसिड बोलते हैं, ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आएगा तब भी पढ़ेंगे कैरोज एसिड। एट अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं उसका। produces an alkene and N, dialkyl hydroxylamine सब ले लिया बेटा इतना? फर्दर लिखिएगा। The reaction is stereoselective syn elimination. Stereoselective syn elimination. Less substituted alkene forms as major product. Less substituted alkene forms as major product. लिख लिया सबने? Yes, sir. एक इक्वेशन लिख लो इसका, दैट इज इनफ। इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे हम लोग, नहीं तो कोई कंफ्यूजन हो जाए।
CH3 CH2 CH2 CH N CH3 और CH3। इसका रिएक्शन वो कहता है पहले H2O2 से तुमने कराया, तो H2O2 के पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है, पेरोक्साइड इसको बोलते हैं, तो वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन को दे देगा। बस इतना रिएक्शन आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। उसके बाद तो रिएक्शन मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट है, इस तरह से आपका मिलेगा। अब इसकी खास बात ये है कि तुमको इसमें अलग से बेस नहीं डालना है, केवल हीटिंग कर दोगे तो बेस तो इंटरनली प्रेजेंट है, एंड दैट बेस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस बीटा एच। इधर भी बीटा है बट वो इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा बिकॉज ये लेस क्राउडेड है, लेस क्राउडेड। दूसरी चीज, ये एलिमिनेशन सिन एलिमिनेशन ही होगा, एंटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेस जिधर होगा उधर ही तो, उधर से ही तो एच लेगा, बैक साइड तो स्ट्रेन हो जाएगा। तो इसीलिए यहीं से सीधे सीधे लेगा और आप सीधे आप ये हटा दो और प्रोडक्ट बना दो। तुम्हें चाहिए तो इसमें ये भी दिखा सकते हो कि इसमें 5 मेंबर्ड रिंग बनता है। तो कैसे रिंग बनता है, ये CH2 का H जो है उसको लेने के लिए कौन आएगा, O आएगा, और O किसके साथ है कनेक्टेड है, N के साथ। N किसके साथ कनेक्टेड है, C के साथ। तो इस तरह का आपको दिखाना है। ये डिजाइन देखोगे तो तुम खुद समझ जाओगे कि आपको 5 मेंबर्ड रिंग मिल रही है ट्रांजिशन स्टेट में। यहाँ पर आप 2 मिथाइल लगा दो, यहाँ पर बाकी हिस्सा जोड़ दो, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे आपको प्रोडक्ट ये टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बाहर निकला, N CH3 CH3 O माइनस, O माइनस के बदले OH कर दो। कॉपी कर लो बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछो। इसको ज्यादा इतना ध्यान नहीं देना है। अगर तुम्हारा लेवल अच्छा हो जाए, तुमको लगने लगे कि अब मैकेनिज्म मेरे को आती है, तब तुम इसके बारे में और सोच सकते हो। तब तक के लिए इसको बस कॉपी करके रखो। सबने कॉपी कर लिया बेटा, रिमूव कर दे। यस सर। चल, ये याद रखना, ये मैकेनिज्म कौन सी मैकेनिज्म है, EI। EI का मीनिंग क्या हो सकता है, एलिमिनेशन, I मतलब इंटरनल। तो इंटरनली ही एक बेस लगा था जिसने H को एब्स्ट्रैक्ट किया।
और वो बेसिक साइट जिसके साथ कनेक्टेड था वो पूरा लीविंग ग्रुप था, तो वो भी निकल गया और एक डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक नोट और लिखो बेटा। एक और एग्जांपल है ईआई का, सिलेबस के हिसाब से इसको भी लिख लेते हैं। उतना पूछा नहीं गया, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, लिखिएगा। Another example where alkene with syn elimination is obtained. Another example where alkene with syn elimination is obtained is pyrolysis of acetate ester. Pyrolysis of acetate ester. पायरोलिसिस का मतलब होता है बेटा सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर पे हीट करना। ध्यान से देखना, ये एक मैंने पायरोलिसिस के बाद पायरोलिसिस ऑफ एसीटेट एस्टर, एसीटेट और ESTER। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड लिखा, ये किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें दिख रहा है सब? अब इसका थोड़ा सा डिजाइन में ऐसा, ये तो एसीटेट एस्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये एस्टर एक्चुअली में। इधर आपका 2 कार्बन होना जरूरी है, तो इसको थोड़ा सा पलट देते हैं और इसको नई स्टाइल से लिखते हैं ऐसा। अब ये जो हिस्सा है ना, ये एक लिविंग ग्रुप की तरह है, तो आप ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, CH2H CH2 और यहाँ लिविंग ग्रुप, समझे ना। और सिन एलिमिनेशन है, सिन एलिमिनेशन का मतलब ये Lg निकलेगा, ये H निकलेगा और ये डबल बॉन्ड आएगा। क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे? मैंने तो एकदम सिंपल मैनर में उसको बना दिया, और ऊपर से देखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो तुमको एकदम आसान लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसानी से ये निकल गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। आंसर अपने को मालूम है कि आंसर तो इथीन बनने वाला है। अब मैं आपको इसका स्टाइल दिखाता हूँ, मैकेनिज्म कैसी हुई होगी। सबसे पहली चीज है कि ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इस ऑक्सीजन को तुमने ऐसे बनाया, फिर इसमें कार्बन ऐसा दिखाया, फिर यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और उसी लोन पेयर के बेसिस पे ये H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा इसको। इसकी नजर में ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा ही हाइड्रोजन निकलता है, बीटा एलिमिनेशन हम जानते हैं। बाकी हिस्से आप लगा दो, इसके पास C2H5 लगा है और कहीं कोई एक्स्ट्रा नहीं है, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ब्रेकिंग कैसे होगी? तो अपने को मालूम है लीविंग ग्रुप निकलता है, तो भाई ये कार्बन पेंटावेलेंट होगा तो ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्सीजन बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं बेस हूँ और H एब्स्ट्रैक्ट करना है, H भी निकल जाएगा। तो जब ये H निकल रहा होगा H प्लस के फॉर्म में, तो अपना बॉन्ड पेयर इसको देके जाएगा। आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर अब देखो तुमको डबल बॉन्ड दिखाई देगा, और 6 मेंबर ये तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट हो गई। अब आप इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 मेन प्रोडक्ट हो गया, साथ में आप यहाँ देख लो C2H5 है जो कि कार्बन से कनेक्टेड रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला O-OH बन जाएगा। आई होप आप समझ पाएंगे। कॉपी कर लो, एकदम मैंने आसान तरीका आपको बताया है। हाँ, अब इससे आसान कुछ नहीं कर सकते हम लोग, इसको EI एलिमिनेशन बोलते हैं इसको भी। हाँ,
डन सर। डन। चलिए वो सारा पार्ट खत्म हो गया। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने एक बार बोला था कि अपने सिलेबस में कौन सी जो 4 मैकेनिज्म्स हैं वो इम्पोर्टेंट है जिसपे आपको फुल फोकस रखना है, बताइए। SN1 SN2 E1 E2। SN1 SN2 E1 E2। अब सिंस हमने ये सब पढ़ लिया है, अब मैं आपको कुछ मैजिकल चीजें दूंगा। इससे क्या है कि पुरानी चीज मतलब वो तो डिटेल्ड हमने किया है, लेकिन अचानक जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सोच पाना बड़ा मुश्किल रहता है कि SN1 से हम सोचें इसको, SN2 से आंसर निकालें, E1 से निकालें कि E2 से निकालें। तो अभी मैं 1 और 2 पेजेस में लगभग वो सारी चीजें करवा दूंगा, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा SN1 SN2 E1 E2 का, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि करना क्या है। ठीक है, तो आप इसका हेडिंग डालना सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। ठीक है, ये हेडिंग डालकर रखिए। और हेडिंग डालने के बाद आप इसमें जो है ऐसे डालिए, सबसे पहले हम लोग जो न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस है उनको कैटेगराइज करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। और मैं आपको ज्यादातर जो एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में ना, वो वाले दे दूंगा। इससे क्या होगा कि तुमको अगर मान लीजिए कि याद भी कर लिया तो भी काम चल जाएगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा एग्जाम में, और मोस्टली वो सही हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें टाइप 1 में अच्छा, टाइप 1 न्यूट्रल वाला है, और टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ये एनायनिक है। एक आध एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाए, जैसे एमाइंस वगैरह को, तो ज्यादातर जो न्यूट्रल रहते हैं ना, जैसे कि H2O, जैसे कि C2H5OH, जैसे कि CS3OH एटसेट्रा, ये सारे के सारे हम लोग बोलते हैं पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड पुअर बेस। यानी इनके अंदर बेसिक कैरेक्टर भी खराब है और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी खराब है। याद रखना, अगर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगा, अगर बेस कैरेक्टर बढ़ेगा तो एलिमिनेशन बढ़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। ठीक। फिर जो टाइप 2 वाला केस है, तो उसमें जो है वो एनायनिक वाला है। और जितने भी मतलब आपने जो यहाँ पर लिखे हुए हैं टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये सब के सब आपके एक्चुअली उसी में फॉल कर रहे हैं। तो टाइप 2 वाले में मैं लिखूंगा I-, SH-, SR-, CN- फॉल करता है इसमें। ठीक है, और CN- लिख लिया हमने। मेरे ख्याल से इसमें टर्मिनल एल्काइन वाला भी आप डाल सकते हो, लाइक दिस। ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये जो है गुड न्यूक्लियोफाइल है, बट वीक बेस है। यानी कि अगर तुमको खाली इस पे आंसर निकालना हो तो तुम किस क्या आंसर लिखोगे, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? सेकेंड्स में आप सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये इतनी आसानी से चीजें मतलब इनको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर इसके बाद टाइप 3 वाले में आते हैं। टाइप 3 वाले में कैसा है कि जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, OH- हो गया, CH3O- हो गया। अच्छा, ये CH3O- जैसे रहता है ना, तो आपको CH3ONa, CH3OK ऐसा लिखा होगा, क्योंकि वो एनायन के फॉर्म में तो शायद ही दे, आपको ज्यादातर सॉल्ट के फॉर्म में देता है। तो अगर सॉल्ट के फॉर्म में देगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप डील कर लेना। C2H5O- हो सकता है, NH2- हो सकता है। ये सारे के सारे जो हैं टाइप 3 वाले, ये गुड बेस हैं
एंड गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक, फिर आते हैं टाइप 4 में, जिसको बोलते हैं बल्की, और इसका बल्की का एक एग्जाम्पल ही सफिशिएंट है, जिसको बोला जाता है टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड। अगर तुम स्टार्टिंग में देखोगे, जब मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाई थी, हाउ टू कंपेयर, उसमें मैंने ये एग्जांपल दिया था और मैंने कहा था कि ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन गुड बेस होता है। देखो, मैंने जानबूझ के यहाँ पर पुअर लिखा और यहाँ पर वीक, यानी कि अगर इन दोनों को कंपेयर कर लिया जाएगा तो तुम वीक वाले को लिटिल बेटर मानोगे। ठीक है, ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया इसका क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल और बेस का। फिर उसके बाद मैं सबस्ट्रेट के बेसिस पे लिखूंगा, तो सबस्ट्रेट का इसी तरह से नीचे क्लासिफिकेशन करूंगा। एक सबस्ट्रेट होगा मिथाइल सबस्ट्रेट, एक होगा सबस्ट्रेट प्राइमरी, एक होगा सबस्ट्रेट सेकेंडरी, एक होगा सबस्ट्रेट टर्शरी। तो उसको करने से पहले इतना कॉपी कर लो बेटा। लिख लिया? Yes, sir. wait sir. Done sir. देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं मिथाइल सबस्ट्रेट। मिथाइल सबस्ट्रेट का मतलब है कि मिथाइल होगा, उसके साथ एक कोई लीविंग ग्रुप, मोस्टली हैलोजन मान लेते हैं ना। तो अब टाइप 1, बेटा टाइप 1 क्या है, किस टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स और बेस हैं? पुअर है, Poor nucleophile. पुअर है, खराब बेस है, खराब न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, पहली चीज, मिथाइल जब सबस्ट्रेट है, इसमें बीटा एच तो है ही नहीं, नो बीटा एच, तो इसका मतलब है कि नो एलिमिनेशन। हमको बीटा एलिमिनेशन करना है, नो बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है इसमें। यानी कि आपने E1 E2 तो हटा ही दिया, अब सब्स्टिट्यूशन में आपको सिलेक्ट करना है। और जो टाइप 1 है वो पुअर है। पुअर होने की वजह से क्या है कि पुअर न्यूक्लियोफाइल्स क्या फेवर कराते हैं, SN1 की SN2, हमने लिखा था SN1। और SN1 के लिए कार्बोकैटायन बनाना है, और कार्बोकैटायन इसका अनस्टेबल है, तो इसका मतलब इसमें नो रिएक्शन। क्या आप ये बात समझ पाए बेटा? Yes, sir. ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको सब बता रहा हूँ। टाइप 2 वाला देखो, टाइप 2 वाले में तुमने जो दूसरा लिया है वो गुड न्यूक्लियोफाइल है,
गुड न्यूक्लियोफाइल SN2 फेवर करते हैं और ये SN2 रिएक्शन कर सकता है क्योंकि लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड है, इसलिए SN2। टाइप 3 भी SN2, टाइप 4 भी या तो नहीं होगा या SN2, यही होगा। समझे ना? ये आपका देखो फटाफट आपने आंसर प्रेडिक्ट कर दिया कौन सी मैकेनिज्म, कोई डिफिकल्टी नहीं आई आपको। फिर आते हैं दूसरा जिसको बोलते हैं प्राइमरी सबस्ट्रेट। प्राइमरी सबस्ट्रेट में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी है। कैसी डिफिकल्टी है कि एक सिंपल हो सकता है स्ट्रेट चेन वाला और एक होता है जिसमें वो बीटा कार्बन पे ब्रांच दिया होता है, मतलब थोड़ा क्राउडेड। क्योंकि क्राउडेड होगा अगर तो फिर उसको SN2 करने में थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे टाइप 1 है, ये बिल्कुल मिथाइल जैसा ही है, इसको भी मतलब नो रिएक्शन की लगभग कैटेगरी में डाला जाएगा, या आप लिख सकते हैं ऑलमोस्ट नो रिएक्शन, है ना। टाइप 2 लोगे तो टाइप 2 वाले में क्या है कि कार्बोकेटाइन थोड़ा स्टेबल बन जाएगा, बिकॉज ये वाला प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाता है। तो टाइप 2 वाले में हम लोग लिखेंगे क्या, SN1 और E1। जब दोनों पॉसिबल है SN1 E1, तो E1 के नीचे लिख देंगे हाई टेम्परेचर, यानी कि दोनों कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म है, लेकिन पता कैसे चलेगा कौन सा होगा, तो आपको हीट का सिंबल दिखाएगा डेल्टा, तो समझ लेना कि एलिमिनेशन हो सकता है। फिर आते हैं टाइप 2 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है SN2, इधर भी टाइप 2 में क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा है SN2। फिर आते हैं टाइप 3 में, इधर SN2, इधर वाले में आएंगे क्योंकि इस वाले में तुमको जो एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल मिल रहा है, इसलिए आप E2 लिख दोगे। टाइप 4 वाले में यहाँ पर आप डिपेंड करते हो कि टाइप 4 बहुत ज्यादा बल्कि बेस हो गया, तो इसमें E2 भी हो सकता है या फिर SN2, दोनों के चांसेस लगभग एक जैसे हैं। और इस वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें तो E2 ही लिखेंगे, पहले ही E2 हो गया था। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बिलीव मी, ये एग्जाम में सबसे कम पूछा जाता है। कोई टेंशन नहीं अगर ये कम समझ में आए। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो 99% एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब इनमें से कुछ आएगा तो सबसे ज्यादा चांस है कि वो वही हो, और वो है सेकेंडरी सबस्ट्रेट। मानकर चलिए 99% या उससे ज्यादा ये पूछा गया है अब तक एग्जाम्स में। क्या होता है सेकेंडरी सबस्ट्रेट? कार्बन जिसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स लगे हों और ऐसा यहाँ पर X, ठीक है, ऐसा। अब ये जब तुमको कंपाउंड दिया है, बड़ा आसान है आपके लिए, टाइप 1। टाइप 1 जो है वो पुअर है। पुअर का मतलब या तो SN1 होगा या E1 होगा। बताओ बेटा कैसे पता चलेगा कि अब SN1 और E1 में कौन होगा, क्या चीज हिंट वो देगा? सर डेल्टा सर। हाँ, यहाँ पर वो हाई टेम्परेचर या फिर हीट का सिंबल देगा, और इसमें लो टेम्परेचर, या नहीं भी लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा तो आप यही मान लेना। ये टाइप 1 हो गया। टाइप 2, टाइप 2 क्योंकि ये सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, और टाइप 2 जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और सेकेंडरी सबस्ट्रेट दोनों करता है, SN2 भी कर सकता है और E2 भी कर सकता है। और तो यहाँ पर आप लिख दोगे SN2। ये याद रखना, जो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ना, ये मोस्टली कहाँ जाएंगे, SN2 E2 की तरफ, और ये कहाँ जाएंगे, SN1 E1 की तरफ मोस्टली। समझ में आया? तो ये यहीं से अपने को पता है कि आपको SN1 वर्सेस E1 जाना है कि SN2 वर्सेस E2 जाना है। तो कंपटीशन में ये विनर हो गया। अब आते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 वाले के लिए मैं आपको एक डेटा अलग से दूंगा एंड दैट विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द आंसर। क्या है वो डेटा, वो इधर मैं लिखता हूँ। CH3 CH2X प्लस C2H5O माइनस C2H5OH, ये दो प्रोडक्ट्स दे सकता है। एक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, यानी X हट जाएगा, और सीधे सीधे वो ऐसा प्रोडक्ट, इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये SN2 प्रोडक्ट है। एक होता है एलिमिनेशन, ये
एक्सपेरिमेंटल डेटा कहता है कि ये बनता है करीब 90%, ये बनता है 10%। फिर दूसरा है CH3 CH CH3X प्लस सेम रिएजेंट लिया, तो यहां पर भी वही उसी टाइप के एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन, ऐसा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा कहता है कि इसका जो वैल्यू है ये करीब मिलता है आपको इसमें 21%, ये करीब मिलता है 79%। फिर थर्ड वाला ऐसा। ये हटा देंगे, फिर से इसमें भी दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन का और एक एलिमिनेशन का। एक्सपेरिमेंटल डेटा जो इसका है वो है ये 5%, ये 95%। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला इस डेटा को देख के कि सेकेंडरी और टर्शरी वाले में आपका जब टाइप 3 वाला आपका बेस या न्यूक्लियोफाइल है तो मेजर प्रोडक्ट बेटा E2 वाले से आया या SN2 वाले से आया, क्या लगता है? E2। E2। इसलिए हम लोग ज्यादा कुछ सोचे इसको सीधे E2 लिखते हैं। क्लियर है बेटा? कोई टेंशन नहीं है इसमें। और इसमें एक और थोड़ा सा जो अलग सा है वो ये है, और वो 9th-10th से पढ़ाते हैं, OH माइनस। इसको सर्कल कर लो, OH माइनस। OH माइनस में थोड़ा सॉल्वेंट का इफेक्ट रहता है। अगर एक्वस KOH दिया है तो हम लोग SN2 मानते हैं, अगर एल्कोहलिक KOH दिया है तो क्या मानते हैं बेटा? E2। ये 9th-10th से भी पढ़ाया जाता है, कई बोर्ड्स में नहीं पढ़ाते हैं लेकिन 11th में फिर आगे पढ़ाते हैं। तो एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH ये पॉपुलर रिएजेंट्स की लिस्ट में आता है, तो ये अलग से लिख लिया, बाकी सब में E2 करना है। टाइप 4, अरे भाई टाइप 4 में तो न्यूक्लियोफिली खराब हो गया तो सीधे सीधे E2, और कोई टेंशन ही नहीं है इधर। एक तो ये हो गया। फिर आते हैं हम लोग कैटेगरी 4 यहाँ पर बनाते हैं और उसको लिखते हैं टर्शरी। टर्शरी सबस्ट्रेट। अब टर्शरी सबस्ट्रेट की खास बात ये है कि ये SN2 नहीं करता। टर्शरी में टर्शरी सबस्ट्रेट में SN2 नहीं होता क्योंकि वो स्टेरिकली क्राउडेड है। तो टाइप 1 तो पुअर था पहले से ही न्यूक्लियोफाइल, तो या तो SN1 होगा या E1 होगा। कैसे पता चलेगा कौन पहले कौन होगा? हीट वाला साइन दिया होगा। फिर टाइप 2 वाले में यहाँ पर क्योंकि SN2 E2 तो हो ही नहीं सकता, सॉरी SN2 तो हो ही नहीं सकता, टर्शरी है, नो SN2 एज इट इज टर्शरी, समझे ना? और जो जो तुम्हारा टाइप 2 है वो एक वीक बेस की कैटेगरी में आता है, तो आप उसको SN1 E1 मान सकते हो। ठीक। टाइप 3 तो बिंदास आप E2 लगा दो। टाइप 4 बिंदास आप उसको E2 लगा दो, कोई डिफिकल्टी नहीं। देखो ये वाला आपको थोड़ा टफ लग सकता है, ये वाला आपको थोड़ा टफ लग सकता है। टफ जो नहीं लगेगा वो सेकेंडरी है, और क्योंकि उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और वही है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला। तो आप एकदम फोकस्ड होकर इसको नोट डाउन करो। अगर कोई डिफिकल्टी या डाउट आता है देन यू आस्क इमीडिएट, आपको आराम से क्वेश्चन होंगे फ्यूचर। कॉपी कर लो सब कुछ बेटा।
सर बोलो ना। सर सेकेंडरी सबस्ट्रेट के टाइप 2 में SN2 क्यों आएगा? सेकेंडरी के टाइप 2 में यस सर। इसमें ना, क्योंकि टाइप 2 में देखो कैरेक्टर कौन सा डोमिनेटिंग है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। बस हो गया ना सर। बट सर वो तो बल्कि है ना। नहीं नहीं, ये दोनों करता है, SN2 भी केपेबल है, बल्कि टर्शरी वाला रहता है। और सर बराबर? तो SN2 दोनों करता है, SN1 या SN2? किसकी बात कर रहे थे? तो सर वही जो अभी पूछा था। हमने देखो क्या लिखा है SN2। तो वो नहीं समझा SN2 क्यों लिखा है। मतलब क्या नहीं समझा, तुमको ये नहीं समझ में आया कि यहाँ SN1 क्यों नहीं होना चाहिए, या तुम्हें यस ये सर। नहीं समझ में आया कि यहाँ E2 नहीं होना, क्या तुम्हें समझ में क्या नहीं आया? सर उधर SN1 होना चाहिए ना। SN1 होना चाहिए तुम कह रहे हो ना। तो अब यहाँ यस। लिस्ट में तुम पूरी चीज पढ़ो ना, तुम या तो ठीक से पढ़ नहीं रहे हो, सामने लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये सारे नाइनी के तीनों और ये SN2 E2 कराते हैं, या तो डाउट यहाँ पूछो, और अगर यहाँ एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर सीधे SN2 लिखेंगे ना यहाँ सर वहाँ बता दो ना तो फिर क्यों आया, हम लोग ने लिखा था ना वो ऊपर। पर। तुम ये तो गलत बात है ना, ये तो मैं तुमको बोल रहा हूँ तब तुमको स्ट्राइक कर रहा है वो कि हमको ये पूछना भी चाहिए। साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि ये सारे एनायनिक हैं। एनायनिक का जो न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक कैरेक्टर होगा वो पुअर की कंपैरिजन में ज्यादा होगा, और जब ज्यादा कैरेक्टर आता है चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो या बेस का, तो वो हमेशा सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म फेवर करता है, इसीलिए यहाँ SN2 और E2। ओके सर। सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir.
Done, sir. ओके, सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. अब ये तो खत्म हो गया। इवन E2 SN1 SN2 भी अच्छे से कर लिया, सब हो गया ये। अब एक आध एक्स्ट्रा मैकेनिज्म्स हैं जो तुमको बुक्स में मिल सकती हैं, सॉल्विंग के टाइम पर एग्जाम्स में भी आ सकती हैं। उनमें से एक है COC क्लीवेज। कल डाउट सेशन में भी किसी बच्चे ने पूछा था इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो अच्छे से आप देख लेना। COC क्लीवेज ये ईथर्स में आता है। ईथर्स ये होता है ना ROR, ठीक है। तो वैसे तो ईथर्स को लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है, लेकिन HI के साथ, HBr के साथ, HCl के साथ क्लीवेज पॉसिबल है, ठीक। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो जो भी तुम्हारा ईथर दिया होगा ना, उसका जो ऑक्सीजन है उसको प्रोटोनेट किया जाएगा। मान लीजिए इसका 1 मोल दिया हुआ है ना, 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये प्रोटोनेट करेगा ऐसे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर लीविंग ग्रुप प्रोड्यूस होगा। अब लीविंग ग्रुप कौन सा होगा वो डिपेंड करता है। तो इसमें SN1 मैकेनिज्म से भी हो सकता है प्रोसेस और SN2 से भी। जैसे मान लीजिए मुझे SN1 कराना है, तो SN1 में सबसे पहले कार्बोकेटायन बनेगा और एक हिस्सा लीविंग ग्रुप बन जाएगा, ये कार्बोकेटायन है, ठीक। अब इसके बाद कार्बोकेटायन पे I माइनस अटैक कर देगा, RI बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर SN2 होगा तो I माइनस सीधे सीधे अटैक करेगा और RI बन जाएगा और ROH बन जाएगा, ठीक है। ये प्रोसीजर है। अब ये कर लिख लो, लेकिन आपको उस पर ज्यादा सोचना नहीं। जो मैं नोट आपको लिखाऊंगा ना, जस्ट फॉलो द नोट टू गेट योर आंसर। इसको पहले कॉपी कर लो, देन राइट नोट। लिख लिया बेटा, नोट बोलूं? Yes, sir. लिखिएगा। और द क्लीवेज ऑफ मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर का मतलब होता है एक तरफ R है और एक तरफ R डैश है। और द क्लीवेज ऑफ मिक्स्ड ईथर, ब्रैकेट में लिख देना, टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स। If ether has
only primary or secondary alkyl groups. If ether has only primary or secondary alkyl groups, then it is lower alkyl group that forms alkyl iodide. Then it is lower alkyl group that forms alkyl iodide. By SN2 reaction. By SN2 reaction. यहां तक सबने लिख लिया? सर दैट फॉर्म्स के बाद क्या बोला था आपने? That forms alkyl iodide by SN2 mechanism. Alkyl iodide by SN2 mechanism. सबने लिख लिया यहां तक बेटा? Yes, sir. Then further you write, if any one alkyl group is tertiary, तो कह रहा अगर एक भी इनमें से tertiary हो जाए, if any one alkyl group is tertiary, then tertiary iodide forms. Then I is given to tertiary alkyl. Tertiary iodide forms by SN1 mechanism. By SN1 mechanism. लिख लिया? यस सर। तो बड़ा आसान है, जैसे मान लो मैं आपको देता हूं ये बताइए अगर इसका रिएक्शन 1 मोल HI के साथ कराएंगे तो आप I किसको दोगे और H किसको दोगे? दो एल्काइल ग्रुप लगे, बताइए। सर आई टर्शियरी कार्बन पे। यानी कि एक आंसर आपका ये हो जाएगा और एक आंसर हो जाएगा ये। क्लियर है बेटा? अगर यही 2 इक्विवेलेंट HI दिया होता तो जो एल्कोहल बन रहा है वो भी आयोडाइड बन जाता, तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलता। यानी डिफरेंस पता करने के लिए केवल एक इक्विवेलेंट ही डालना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया, इसको आप कॉपी कर लो। सर 1 इक्विवेलेंट मतलब? अगर ये एक है तो ये एक है, ऐसा। Done? Can I remove this? Yes, यस सर। यस सर। तो अब इसमें एक चीज ये लिख दो कि अगर मान लीजिए कि जो ऑक्सीजन है वो अगर कहीं बेंजीन रिंग से जुड़ जाए ऐसा, तो ये वाला सिंस यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, ये क्लेवेज अलाउड नहीं है। ठीक, यहाँ कोई भी ग्रुप हो उसको ही आई मिलेगा।
यानी कि ये वाला क्लीवेज अलाउड है एंड आई विल बी गिवन टू दिस वन ओनली। तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसा आप आंसर लिख दोगे। अब इमेजिन करिए मैं अगर तुमसे ये पूछ लूं कि बताओ अब किसको आई मिलेगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। अरे वाह, वेरी गुड। यही तो मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट ऐसे आंसर्स दे दो। कॉपी कर लो इसको। डन। यस सर। इसी तरह से बेटा लिख लो कि ऐसा अगर ब्रिजेड वाला कार्बन होता है ना, वहां पर भी अगर ऐसा ईथर होगा तो यहाँ पर क्लीवेज अलाउड नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसका 1 मोल HI के साथ रिएक्शन कराएंगे या HI के साथ कराएंगे तो इधर OH लिखेंगे और इधर RI लिखेंगे। अगर मान लो ऐसा दिया हो तो कोई बताएगा कि इसका आंसर में किधर आप क्या लगाओगे? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। रिएक्शन। नो रिएक्शन। देखो फटाफट आप लोग आंसर दे देते हो। कॉपी कर लो। डन। यस सर। अब ज्यादातर चीजें तो हमने फिनिश कर दी हैं। अब चैप्टर वाइज अगर आपसे डील करें तो अपने सिलेबस में एक चैप्टर एल्केन है, उसकी जो मोस्टली जो मैकेनिज्म्स हैं, रिएक्शन है, वो फ्री रेडिकल है, मोस्टली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा चैप्टर जो एल्कीन है, इसमें अभी और बताऊंगा, एल्कीन एल्काइन है,
इसकी मोस्टली रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये मैं देखो जाके स्टार्टिंग में भी लिखाया था, जब कैटेगराइज कराया था ना आपको, तो उसमें लिखाया था कि द रिएक्शन इज मोस्टली गिवन बाय ऐसा करके, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फिर चैप्टर एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, है ना, एल्काइल हैलाइड हो गया। इन सब की रिएक्शन तो अभी हम पढ़ ही रहे थे आपका, E1 SN1 E2 SN2, इनका ही तो डिटेलिंग किया था हमने। फिर इसके अलावा चैप्टर आएगा आपके सिलेबस में एल्डिहाइड कीटोन। इसकी जनरल रिएक्शन जो हम मोस्टली पढ़ते हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर एक आता है एसिड डेरिवेटिव। देखो सारे चैप्टर्स हमने अभी यहीं लिख दिए। एसिड डेरिवेटिव में एसाइल ग्रुप होता है, तो उसको हम बोलते हैं एसाइल सब्स्टिट्यूशन, एसाइल सब्स्टिट्यूशन। इसको AN+DN रिएक्शन भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं SE। ये क्यों बोलते हैं ये आपको बताएंगे बाद में। अभी ये हो गया। इसके अलावा बेंजीन पॉपुलर है, बेंजीन। तो बेंजीन की रिएक्शंस को हम बोलते हैं, एरोमेटिक रिएक्शंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS। फिर यहाँ पर एराइल हैलाइड आता है, ये भी एरोमेटिक है। इसमें दो मैकेनिज्म बड़ी फेमस है, एक बोलते हैं SNAR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक, और एक होता है बेंजाइन मैकेनिज्म। ये सब फटाफट शॉर्ट में आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपका ये फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मतलब मेन चीज तो हम पढ़ चुके जो पढ़ना था। इसके अलावा सब थोड़ा 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 एक दो नोट करके सबके बारे में लिखेंगे, और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसको एक बार आप कॉपी कर लो। आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप किसी से भी अक्रॉस आप इंडिया में आप नोट्स कंपेयर करिए, योर नोट्स, आप अपने नोट्स को बेस्ट फाइंड, आप कुछ भी उसमें कंपेयर करो, एवरीथिंग यू हैव। आप केवल मेहनत करते रहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, नोट्स आपको बेस्ट मिले। कहीं किसी भी इंडियन ऑथर का बुक आप उठाकर देख लो, इतनी सारी चीजें आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं मिलेगी, और सब सिंपल मैनर में बना के आपको दिया है। ऐसा नहीं कि इसको कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में केवल लिखा दिया आपको, ठीक है। तो सब अच्छे से नोट्स बनाकर रखिए, उसको रेगुलरली रीड करते रहिए एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। द ओनली थिंग वो जो डिमांड करता है वो है सॉल्व क्वेश्चंस। नोट्स की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कॉपी कर लेना तो बताना।
सर बोलो। सर वो अपने अल्कोहल के इसमें क्या लिखा है, वो E1 SN1 E2 और E1 SN1 E2 SN2 वही अभी जो हमने पढ़ा था। देन बेटा सबने कॉपी कर लिया। ये सर। इधर वाले को भी कॉपी कर लो। ये शॉर्ट में लिखा हुआ, इससे क्या है कि अचानक से जब आप रिवाइज करने आओगे तो आपको ही पता, अच्छा इसकी जनरल रिएक्शन ये है, फिर धीरे धीरे अपने आप ही रिकॉल कर लेते हैं। मेन चीज कई बार होता है ना, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, हमको पूरी चीज आती है लेकिन वो स्टार्ट कैसे करें समझ में नहीं आता, तो चीटिंग करने का मन करता है, किसी से पूछ लें यार पहली लाइन कौन सी है बताना, पहली लाइन कोई बताता है तुरंत सब कुछ याद आ जाता है। तो समझ लो ये वही है कि आपको बस हल्का सा आइडिया दिया, अरे वो ऐसे नहीं यार वाला, ओहो अच्छा उसमें ऐसा होता है, तो वो अपने आप याद आ जाता है। बता दें बेटा। Yes, sir. एल्केन का लिख लेते हैं हम लोग। एल्केन में क्या रहता है, देखो एल्केन में क्या होगा, CH बॉन्ड होगा या CC बॉन्ड होगा, तो ये क्या होता है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर है तो इन पे कोई एसिड बेस इस तरह का रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनको पोलर चाहिए, ये तो नॉन पोलर है। तो ये सारी रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पे होती है। इसीलिए किसी भी एल्केन को, जैसे मान लो तुमने Cl2 के साथ रिएक्शन करा तो HNu की प्रेजेंस जरूरी है, लाइट की प्रेजेंस, तो आपका H हटकर Cl आ जाता है। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, इसमें इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है ऐसा। ठीक है, बस इतना छोटी सी चीज है इसको। इसमें लेकिन दो पॉपुलर रिएजेंट्स उनको आपको याद रखना है। एक को बोलते हैं NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी तुम चाहिए तो ये बना सकते हो। एक ये पॉपुलर रिएजेंट है, एक है SO2Cl2, याद रखना इसी से मिलता जुलता एक पहले हमने किया है, वो SOCl2 है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये SO2Cl2 है, इसको सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसको बोलते थे थायोनिल क्लोराइड। कई बार हम एज अ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों के दोनों रिएजेंट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, और इनकी काम क्या है, इनका काम है एलाइलिक और बेंजाइलिक एच सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है एलाइलिक बेंजाइलिक एच? तो बहुत सिंपल है, इसको हमने पहले भी किए हुए हैं। बेंजाइलिक एलाइलिक, अगर बेंजीन रिंग से कोई कार्बन कनेक्टेड है तो उसके हाइड्रोजन को हम कहते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन। याद रखना कई सारे हाइड्रोजन हो सकते हैं, लेकिन बेंजाइलिक पे आपकी नजर होनी चाहिए। उसी तरह से इसको बोलते हैं एलाइलिक। कई सारे हाइड्रोजन हो सकते हैं लेकिन ये एलाइलिक है, और इन सब में फ्री रेडिकल बनता है। तो अगर मैं इसका रिएक्शन मान लो NBS के साथ करा दूं, तो ये वाला जो H है उसको हटा के Br लगा दो, बस इतनी सी चीज है और कुछ नहीं। समझे ना? इसका रिएक्शन SO2Cl2 से करा दिया
तो कुछ नहीं, H हटाकर क्या लगा देना है बेटा, Cl। बस इतनी सी चीज है। सेम मैनर में समझ लो यहाँ पर भी वही NBH डालोगे, H हटाकर Br, SO2Cl2 डाला, H हटाकर Cl। समझ में आया? इसको आप लिख लो। और याद रखना, फ्री रेडिकल का मतलब ये होता है कि इनका स्टेबिलिटी बहुत मैटर करता है। अगर मान लीजिए कि कई सारी पॉसिबिलिटी है, तो जो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी होगी वो होगी बेंजाइलिक वाले इसकी, ये वाले की, फिर उसके बाद एलाइलिक वाले की, इसकी, फिर होता है टर्शरी वाले की, फिर होता है सेकेंडरी वाले की, फिर आता है प्राइमरी। अगर सब्स्टिट्यूशन करना ही है और तुमको कहा जाए एक ही सब्स्टिट्यूशन है और सारे एच प्रेजेंट है, सारे टाइप के, तो प्रेफरेंस ऑर्डर ये होता है। अच्छे से पहले कॉपी कर लो, कोई कंफ्यूजन आता है इन बिटवीन तो आप पूछ लो। सबने कॉपी कर लिया ये वाला प्लीज बेटा? यस sir. ये भी कॉपी कर लो। ये कॉपी कर लो, आज इतना ही करेंगे और इसको आप पूरा पढ़ लो, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वो पूछ लो। डन सर। ओके।